इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। ऑपरेशन धर्म, इस वक्त उत्तर प्रदेश में यही ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन इसे चलाने वाला है कौन? 2 दिन से हम इसकी परत दर परत इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इस बार एक नया टेप और एक नया चेहरा सामने आया है। 2 या 3 साल नहीं, 20-22 साल से यह काम हो रहा था। तो जवान इस वक्त 37 साल का है। वो 37 साल पहले हिंदू था या मुसलमान? 37 साल पहले जिस शख्स का नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम था, आज वो उमर गौतम है। और वो सिर्फ उमर गौतम नहीं है, वो मौलाना उमर गौतम बनकर न जाने कितने सौरभ शर्माओं को मोहम्मद सूफियान बना चुका है, कितने मन्नू यादवों को अब्दुल बना चुका है। और यह आरोप यूपी पुलिस का है। आपको सुनने में लगेगा क्या यह वाकई में सही है? हमारे 2 रिपोर्टर्स ने इसकी पूरी पड़ताल की, इसके पुराने वीडियो खंगाले, कैमरे पर चौंकाने वाली गवाही आई। मोहम्मद उमर गौतम धर्म परिवर्तन की पूरी क्रोनोलॉजी खुद बता रहा है, सारी स्ट्रैटेजी खुद सुना रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनाव के लिए हो रहा है, मगर आप जब इस टेप को आज देखेंगे, ये आवाज सुनेंगे, तो समझेंगे कि हो क्या रहा है। टाइमलाइन 2021 नहीं, 1984 है। ये बताने वाली पुलिस नहीं है, खुद उमर गौतम है। धर्म परिवर्तन वाले खेल की पूरी कहानी आज खुद मोहम्मद उमर गौतम से सुनिए। गौतम मोहम्मद उमर गौतम कैसे बना, इसका सबसे बड़ा सबूत कैमरे पर है। एक बार नहीं, 2 बार सुनिए, कान खोलकर बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने अपना नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम से मोहम्मद उमर रखा। मैंने अपना नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम से मोहम्मद उमर रखा। कन्वर्जन टेप पहली बार कैमरे पर आया है। यह धर्मांतरण का ऐसा विस्फोटक टेप है जिसमें कहीं एक बात पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी है। गौतम मोहम्मद उमर क्यों बना, किसके कहने पर बना, और अब ये क्या कर रहा है? सबके तार एक दूसरे से जुड़े हैं। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाता है, मंच पर खड़े होकर गौतम से मोहम्मद उमर बनने का पूरा टेप सुनाता है। मैं ये आपको बताना चाहूंगा, इशारे में तफसील में जाने का वक्त नहीं है, कि 1 साल तक वो मेरी खिदमत करते रहे। मेरा एक्सीडेंट हुआ था और अखलाक से, मोहब्बत से, खिदमत से और दीन को बताते रहे, समझाते रहे, मेरे सवालात का जवाब देते रहे। कभी उन्होंने डिस्कस नहीं किया, कभी डायलॉग नहीं किया, कभी डिबेट नहीं किया, कभी आर्गूमेंट्स नहीं किए, और कभी भी मुझे उन्होंने एहसास नहीं होने दिया कि वो मुझे मुसलमान बनाना चाहते हैं। बल्कि 1 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद उनसे कहा कि आई वांट टू बिकम ए मुस्लिम, मैं मुस्लिम बनना चाहता हूँ। इसलिए कि मुझे ये 1 साल के बाद मालूम हो गया, पढ़ने और समझने के बाद, कि मुस्लिम मीन्स ओबीडियंट टू ऑलमाइटी अल्लाह और इस्लाम मीन्स टू सरेंडर वन सेल्फ टुवर्ड्स द विल ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1984 में उसी यूनिवर्सिटी में जब मैं BSc एग्रीकल्चर फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, तो अल्लाह तबारक ताला ने मुझे इस्लाम की दौलत दी और मैंने अपना नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम से मोहम्मद उमर रखा। वेबसाइट्स पर बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स में श्याम प्रताप सिंह गौतम और ट्विटर प्रोफाइल पर मोहम्मद उमर गौतम। इसने अपनी प्रोफाइल पर शान से लिख रखा है कि 20 साल की उम्र में इसने इस्लाम कबूल किया। यूपी से लेकर दिल्ली तक इस वक्त श्याम प्रताप सिंह गौतम उर्फ उमर मोहम्मद की पूरी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। यह चेहरा यूपी में हुए धर्म परिवर्तन केस का मेन कैरेक्टर है और इस वक्त यूपी ATS की गिरफ्त में है। हर बीतते सेकंड के साथ नए नए खुलासे हो रहे हैं। ना जाने कितने मुन्नू यादव अब्दुल मन्नन बन गए, ना जाने कितने सौरभ शर्मा मोहम्मद सूफियान बन गए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मोहम्मद उमर गौतम का कनेक्शन एस्टैब्लिश हो रहा है। अब तो इसके ऑडियो वीडियो भी सामने आने लगे हैं। उमर गौतम नाम के इस शख्स ने भले ही अपना आखिरी ट्वीट 24 दिसंबर 2015 को किया था, यानी सोशल मीडिया पर यह शख्स भले ही उतना एक्टिव ना रहा हो, मगर जमीन पर इसका धर्म परिवर्तन वाला खेल नॉन स्टॉप जारी है। हम इस शख्स का पूरा बायोडेटा आपको देंगे। ये कौन है, ये श्याम प्रताप सिंह गौतम, मोहम्मद उमर कैसे बना, क्यों बना, मगर उससे पहले इसका 4 साल पुराना ये वीडियो देख लीजिए, सब समझ जाएंगे। मेरे दिल में 14-15 साल की उम्र में ये जज्बा कुदरती तौर पे अल्लाह के फजल से पैदा हुआ कि मैं अपने खालिक को, मालिक को, राजी को जानने की कोशिश करूं कि किसने मुझे दुनिया में भेजा है और क्यों भेजा है और मरने के बाद क्या होना है। वहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं की बात होती थी और मरने के बाद 84 लाख योनियों में आवागमन की बात होती थी। इनकारनेशन की, पुनर्जन्म की बात होती थी, जो मेरी दूर दूर तक समझ में नहीं आती थी। ये अल्लाह का फजल है कि मैंने
मुझे अल्लाह ने ये एक हमारे मोहसिन जो हमारे दोस्त थे, पड़ोसी थे, उन्होंने इंसानियत की बुनियाद पर, अखलाक की बुनियाद पर, खिदमत की बुनियाद पर इस्लाम को पेश किया। और आज भी मैं शुरू से लेकर आज तक अमलन देखता हूं कि इसकी शदीद ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। धर्म परिवर्तन केस में इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए, इससे बड़ी गवाही क्या चाहिए। हिंदू को मुसलमान बनाने का यह धंधा आज से नहीं, कई सालों से चल रहा था। उमर गौतम जहां जाता वहां खड़े होकर एजेंडा चलाता, एक एक कहानी खुद सुनाता, पूरी क्रोनोलॉजी खुद बताता। अब एक और सैंपल देखिए और सोचिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खड़े होकर ये जिस मिशन की बात कर रहा था वो कितना खतरनाक था। सख्त जरूरत है कि अगर हम अपने अखलाक से और अपने किरदार से इस्लाम की खिदमत करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों तक ये पैगाम पहुंचेगा और लोग जहन्नम की आग से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब हम उसके लिए मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तन मन धन से उस मिशन में, उस काम में लगेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये काम हम सबका मिला जुला काम है। जैसा कि हज़रत मौलाना ने फरमाया, ये तमाम उम्मते मुस्लिमा का ये यूनैनिमस, यूनाइटेड एफर्ट है जिसको सबको मिलकर करना है। और मैं ये बात दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस्लाम में हर समस्या का समाधान है, इस्लाम ने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि इस्लाम तमाम इंसानों का दीन है, तमाम इंसानों के लिए अल्लाह ने इसको भेजा है। उमर गौतम खुल्लम खुल्ला कहता फिरता था कि धर्म परिवर्तन इसका मिशन है। ये जहन्नुम की आग की बातें करता है, लाखों और करोड़ों लोगों तक इस्लाम पहुंचाने के बहाने धर्म परिवर्तन कराने की कसमें खाता है और इस तरह लोगों के दिमाग को हाईजैक करता है। पहला जो लेसन मिला, इस वायरल वीडियो में उमर गौतम ने यह भी खुलासा किया कि कैसे उसने अपना धर्म परिवर्तन करने के बाद अपने ही दोस्तों का धर्मांतरण करा दिया। इसने गोरखपुर के किसी यादव को मोहम्मद उस्मान बना दिया, फरीदाबाद के सौरभ शर्मा को मोहम्मद सूफियान बना दिया, और तो और ये सीना चौड़ा करके ये भी कहता दिखा कि ये लिस्ट तो बहुत लंबी है। जगाधरी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम से मोहम्मद उमर होगा और मैं नमाज पढ़ूंगा, रोजे रखूंगा, ज़कात दूंगा, हज करूंगा, इसका मैंने कभी तस्वुर नहीं किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी में अल्लाह ने ये तौफीक दी और फिर मैंने अपने दोस्तों को दावत दी, तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था, गोरखपुर का रहने वाला, यादव घराने का। उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। हमने ये समझ रखा है कि अल्लाह का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से है, कुरान का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से है, नबी का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से है, दीन का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से है। मेरे भाई बुजुर्गों, प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ मुसलमानों से होता तो फिर ये आज की डेट में जो हजारों नहीं लाखों लोग दीन की तरफ आ रहे हैं वो नहीं आते। वो अपना नाम अभी आपके सामने, अगर मौका होगा तो आएंगे आपके सामने। हमारे एक भाई साथ में आए हैं, सौरभ दत्त शर्मा, जो फरीदाबाद में रहते हैं, सेक्टर 16 में, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, नौजवान हैं। आप उनको देखें, 5 साल पहले वो ईमान लाए और आज उनकी क्या पोजीशन है, मोहम्मद सुफियान है। ऐसे हजारों लोग हैं। आज की डेट में ईमान लाने वालों की तादाद यानी अनकाउंटेबल है। वो बात दूसरी है कि लोगों को पता नहीं चलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कितने मराकिज़ हैं हमारे हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामद बरकातुहू की सरपरस्ती में जो इदारा चलता है, कितने लोग अब तक इस्लाम की गोद में आए और कितने लोगों की खिदमत हो चुकी है। लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब किसी के भी ज़हन में ये सवाल आएगा कि उमर गौतम की धर्म परिवर्तन वाली ये दुकान चलती कैसे थी। इसका जवाब इसके ट्विटर प्रोफाइल पर दिए इस एड्रेस में भी छिपा है और यही बात ये खुद कैमरे पर भी कबूल कर चुका है। गौर से सुनिएगा। आज मैंने 2010 में इस्लामिक दावा सेंटर, एक छोटा सा एक इदारा दिल्ली में जामिया नगर ओखला में मैंने कायम किया, हज़रत मौलाना राबे साहब हसनी नदवी दामद बरकातुहू की सरपरस्ती में। और उसका मकसद यही है कि ऐसे लोगों की खिदमत की जाए जो ईमान लाते हैं, उसके बाद उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनको मोरल सपोर्ट, उनको लीगल सपोर्ट। और ये बहुत ही अहम एक मैं समझता हूँ कि ड्यूटी है जो हम सबको करना चाहिए। कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद हो जो दीन कबूल करते हैं, दीन में दाखिल होते हैं, और उनको बाकायदे मोरल सपोर्ट दिया जाए, लीगल सपोर्ट दिया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक उमर गौतम ने 20 साल की उम्र में अपने दोस्त नासिर के संपर्क में आने के बाद अपना धर्म परिवर्तन किया। यह 1984 की बात थी। नासिर श्याम प्रताप सिंह गौतम को लगातार इस्लामिक किताबें पढ़ने को देता रहा। करीब 1.5 साल तक चले इस सिलसिले के बाद श्याम प्रताप सिंह गौतम इस्लाम से इतना प्रभावित हुआ कि उसने हिंदू धर्म त्याग कर इस्लाम अपना लिया और नाम बदलकर मोहम्मद उमर गौतम रख लिया।
बाद में उसने जामिया मिलिया इस्लामिया से इस्लामिक स्टडीज में एमए भी किया। इस्लाम में शामिल होने के बाद सबसे पहले उमर गौतम और श्याम प्रताप सिंह ने दिल्ली के जामिया इलाके में इस्लामिक दावा सेंटर खोला। इसके बाद वो विदेशों में इस्लाम का प्रचार करता था, लोगों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए तैयार करता था और ये बात भी वो कैमरे पर कबूल कर चुका है। जब मैं बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल ईयर का स्टूडेंट था तो अल्लाह तबारक ताला ने मुझे इस्लाम की दौलत दी और मैंने अपना नाम श्याम प्रताप सिंह गौतम से मोहम्मद उमर रखा। लेकिन अफसोस दर अफसोस कि लोगों की आंखों पर ऐसे पर्दे पड़े हुए हैं कि जानना चाहते ही नहीं हैं, बल्कि वो ये समझते हैं कि नहीं, जहां हम पैदा हुए हैं, जिस माहौल में, जिस खानदान में, जिस बिरादरी में, जिस समाज में, जिस फैमिली में, वही कल्चरल वैल्यूज जो हैं, सोशियो कल्चरल वैल्यूज, उन्हीं को उन्होंने धर्म का नाम दे रखा है। कि कहां अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाना हुआ और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने उसका तसव्वुर नहीं किया था और जहां भी गया दीन की दावत के साथ, दीन के पैगाम के साथ गया। इसी दर्द को जब मैं पहले शुरू में था, दिल्ली में रहा, कश्मीर में रहा, नैनीताल में रहा, सऊदीया गया, उसके बाद फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में मैं एमएससी एग्रीकल्चर करने वाला, वहां से मैंने यू टर्न लेकर के एमए इस्लामिक स्टडीज मैंने जामिया मिलिया से किया और वहां मैंने पीएचडी में दाखिला लिया। और फिर अल्लाह का फजल हुआ कि मरकजुल मारिफ में मुझे खिदमत का मौका मिला 16 साल मौलाना बदरुद्दीन अजमल कासमी साहब के साथ, और फिर उलमा की सोहबत में रह करके उनका रंग मेरे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह चढ़ गया। सोचिए, ये शख्स करीब 37 साल पहले अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बना। इसने दिल्ली के जामिया नगर इलाके में इस्लामिक दावा सेंटर खोला और वहीं से धर्मांतरण का सारा खेल शुरू किया। अब इसकी टेक्निक देखिए, जो काफी हद तक जाकिर हुसैन से मिलती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उमर गौतम हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराने के लिए यह कहता था कि वो हिंदू धर्म के वेदों को फॉलो नहीं करता, वो इस्लाम को सनातन धर्म के बराबर बताता था। वो अपना और उन लोगों का एग्जाम्पल देता था जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, या इसके लिए वो ये कहता था कि इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। इसके अलावा लोगों को जबरन कुरान पढ़ने के लिए कहता था। और आखिरी तरीका था कि लोगों को लालच देना और उनमें डर फैलाना। उमर गौतम के केस में इसके सबूत नहीं है, मगर आमतौर पर धर्म परिवर्तन कराने का यही तरीका अपनाते हैं। इसके लिए ऑफलाइन सेंटर्स की मदद ली जाती थी, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और चैट्स के फोरम का भी इस्तेमाल होता था। मोहम्मद उमर गौतम और जहांगीर जिस तरीके से लोगों को बरगलाते थे, पैसे का, नौकरी का लालच देते थे और आसानी से लोगों को गैर मुस्लिम से मुस्लिम में कन्वर्ट करने के लिए मजबूर करते थे। हैरानी की बात यह है कि इनके पास से कई ऐसे साहित्य मिले हैं, कई ऐसी जानकारियां मिली हैं, कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो साबित करते हैं कि किस तरीके से ये लोग कट्टरता का पाठ आम इंसान और भोले भाले लोगों को बनाते थे और उन्हें बरगला करके एक ऐसे मिशन पे लगा देते थे जहां से वो कभी वापस लौट के ना आ पाए। इस प्लान के तहत मूक बधिर बच्चों को भी निशाना बनाया गया। यह वीडियो उसका एग्जाम्पल है। धर्म परिवर्तन कराने वाले गैंग के खिलाफ एक्सप्लोसिव सबूत है। छोटे छोटे बच्चे जो बोल नहीं सकते, उनका ब्रेन वॉश किया गया, फिर उनके मोबाइल में ऐसे वीडियो फिट किए गए और फिर उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। एटीएस को अगर वक्त रहते इस गैंग के बारे में जानकारी न लगती तो यूपी चुनाव से पहले न जाने कितने बेगुनाहों को उनके धर्म के खिलाफ बरगला करके मुसलमान बना दिया गया होता। ऐसे में एजेंसी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों तक पहुंचना है जो दरअसल इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड हैं और जो उस पूरे खेल को बेहद शातिराना और गोपनीय ढंग से पिछले 1.5 से 2 सालों से अंजाम दे रहे थे। अवैध धर्म परिवर्तन के मामले में लेटेस्ट अपडेट यह है कि आरोपी उमर गौतम और जहांगीर दोनों को 7 दिन की एटीएस रिमांड पर भेज दिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपियों से उनके दूसरे साथियों के बारे में पूछताछ होगी, कितनों का और कैसे कैसे धर्म परिवर्तन कराया, ये डिटेल इकट्ठा की जाएगी। इसके अलावा अवैध फंडिंग के मामले में भी शिकंजा कस चुका है। इतने बड़े गैंग के पर्दाफाश होने के बाद काफ़ी सूचनाएं हमें जो विक्टिम लोग हैं उनके परिवारों से और कुछ सूचनाएं उनके अन्य स्रोतों से भी प्राप्त हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसकी विवेचना चूँकि बहुत बृहद है और कई प्रदेशों में फैली है, तो हमारी पुलिस अन्य प्रदेशों के पुलिस के साथ भी संपर्क में है, अन्य एजेंसियों के साथ भी संपर्क में है और विवेचना के दृष्टिकोण से सभी चीज़ें अभी प्रेस में
बताई नहीं जा सकती, लेकिन कुछ इस तरह के तथ्य भी उभर के आ रहे हैं जिसमें कि संख्या धर्म परिवर्तन की बहुत ज़्यादा हो सकती है और इसके लिए लगातार अभिलेखों का अवलोकन किया जा रहा है तथा अन्य जो एविडेंस है उसका भी परीक्षण किया जा रहा है। हिंदू से मुस्लिम बनाने वाले मौलानाओं पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्ति भी जब्त होगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। ये गिरोह कहां तक फैला है, किस किस के साथ इनके तार जुड़े हैं, उसके जड़ में जाकर हर शख्स के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो इसमें कई एंगल्स में देखा जा रहा है। एटीएस ने मजबूती से काम किया है, लोकल पुलिस का, सेंट्रल एजेंसीज का सहयोग लिया जा रहा है। इन दो लोगों से पूछताछ में और डिटेल में खंगालेंगे कि इसका स्प्रेड कितना है, इस तरह का जो अवैध धर्मांतरण कर रहे थे। संभवतः जो है ये 1000 लोगों तक जा सकता है। हमारे प्रदेश में उन परिवारों से भी संपर्क किया जा रहा है जिनकी जो है सूचना मिली कि धर्मांतरण हुआ है, और दूसरा उनके खाते भी चेक किए जा रहे हैं कि क्या विदेशों से या किसी माध्यम से उनको धनराशि तो नहीं मिली है। ऐसा लगता है कि बाहर से भी उनको फंडिंग मिली है, उस चीज़ को भी देखा जा रहा है। और साथ ही साथ इनके कितने और सहयोगी हैं, 7-8 सहयोगी कितने और हैं, उनको भी जो है जल्दी ही उनको गिरफ्तार करके कार्रवाई करने का नियमों के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत की जा रही है। इन्होंने बरगला कर सबका धर्मांतरण अगर किया है, इलीगल काम किया है, तो कार्रवाई है। निश्चित तौर पर यूपी के एसीएस होम का कहना है कि इस पूरे मामले में सरकार सेंट्रल एजेंसी के साथ लगातार संपर्क में है और जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, आने वाले दिनों में नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आएंगे और सेंट्रल एजेंसी के साथ यूपी एटीएस लगातार संपर्क में है ताकि इस पूरे मामले की गहराई तक जाया सके। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिए हैं। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। नई दिल्ली के 6 जनपद रोड पर करीब 20 मोदी विरोधी नेताओं का जमघट लगा। कोई मुंबई से आया, कोई यूपी से, कोई बंगाल से, कोई केरल से। 2.5 घंटे तक मीटिंग चली, मगर फैसला क्या हुआ? 2 फैसले हुए। पहला, एंटी मोदी मोर्चा बनाना है, एंटी मोदी वाला एजेंडा विजन डॉक्यूमेंट में डालना है, और दूसरा, ये मोर्चा एंटी कांग्रेस न लगे, ये बात भी बतानी है। कुछ बातें बताई गई, जो बातें छिपाई गई हैं वो आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। पवार ने पिच बनाई है, पावर प्ले की तैयारी है, बंगले पर बड़ी गहमागहमी है, मोदी हेट क्लब की मीटिंग है, एंटी मोदी मोर्चे के सब मेंबर जुटे हैं। मीटिंग का मतलब क्या है उसे समझना है तो पहले आप मोदी हेट क्लब के मेंबरों का नया नया तारुफ सुन लीजिए। मोदी हेट क्लब के मेंबर नंबर 1 यशवंत सिन्हा ममता के नए मंत्रणा मंत्री हैं। ममता को बहुत भरोसा है इन पर। 2024 में मोदी के खिलाफ ममता को बड़ा फेस मानते हैं। मोदी हेट क्लब के मेंबर नंबर 2 जयंत चौधरी। अजीत चौधरी के बाद आरएलडी के अध्यक्ष बने हैं, अखिलेश के साथ हैं, एंटी मोदी मोर्चा से 2022 का रास्ता तलाशने आए हैं। मोदी हेट क्लब के मेंबर नंबर 3 जावेद अख्तर। पेशे से गीतकार हैं, फिल्म में लिखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के खिलाफ पॉलिटिकल पोएम सुनाते दिखाई देते हैं। मोदी हेट क्लब के मेंबर नंबर 4 उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नंबर 2 नेता हैं। 370 पर एक्शन के बाद मोदी पर हाइपर हैं, अक्सर कई मंचों से नाराजगी जताते रहे हैं। मिशन 2024 की तैयारी है जिसका फॉर्मूला पवार साहब लेकर आए हैं। इसी पर मोदी हेट क्लब के मेंबरों का डिस्कशन है। कई फ्रंट्स पे आज देश में लोगों की चीखों पुकार सुनने में आती है। गरीबी, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, ये वैक्सीन के मामले में मैच हो गया और कीमतें बढ़ रही है पेट्रोल की 150 के साथ। वो ये है कि इरोजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन सब बताएंगे, लेकिन सबसे पहले 6 जनपद के अंदर का दृश्य देख लीजिए। बीच में 2 सोफे लगे हैं, एक पर यशवंत सिन्हा है, उनके बगल में शरद पवार बैठे हैं। समझ सकते हैं कि एंटी मोदी मोर्चा कहां से ऑपरेट हो रहा है। मीटिंग में उमर अब्दुल्ला, जयंत चौधरी सब बैठे हैं, लेकिन इनकी बात कुछ अलग है। जावेद अख्तर साहब, इनको मोदी हेट क्लब का मेंबर क्यों कहा जा रहा है?
उसके लिए इनकी सोशल मीडिया की टाइमलाइन को देखना होगा। ये उन सभी लोगों को पसंद करते हैं जो सोशल मीडिया में मोदी सरकार पर गलत बयानी करते हैं, जिन पर झूठी और फर्जी खबरें दिखाकर नफरत फैलाने का आरोप है। हमने जब पिछले 1 महीने की टाइमलाइन देखी तो उसमें ऐसे कई नाम दिखे। मतलब समझ सकते हैं कि जावेद अख्तर साहब के दिमाग में क्या चल रहा है। ये अक्सर शायरी में बातें करते हैं। जब हम उनके ट्वीट खंगाल रहे थे तो 15 जून का ट्वीट नजर आया, जिसका मजमून आज की कहानी की तरफ इशारा तो जरूर करता है। सुनिए, निकाल लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। कौन परिंदा है, कौन पिंजरा, समझते रहिए, क्योंकि मोदी हेट क्लब ने तैयारी कर ली है। और अगर इस शेर के फलसफे को अच्छी तरह से समझना है तो 20 दिन पहले के जावेद साहब के इस ट्वीट को देखिए। सलमान खुर्शीद साहब को लिखा है, राहुल पर कटाक्ष है तो मोदी के लिए मन में क्या है वो भी बता दिया है। जनाब सलमान खुर्शीद, आपका विरोधाभासों से लबरेज लोकतंत्र का राजा पूरी तरह से दयनीय है। राहुल गांधी विपक्षी नेताओं में से एक के रूप में स्वीकार हो सकते हैं, लेकिन जो कोई भी राहुल गांधी को पीएम के रूप में देखता है वो श्रीमान मोदी को हमेशा के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कायम रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। जावेद अख्तर क्या चाहते हैं समझ गए होंगे, लेकिन वो 2024 में मोदी तो नहीं चाहते हैं, ये लगभग साफ है। वैसे तो जो लोग पवार साहब के घर आए थे उनकी पहचान ही एंटी मोदी है, और पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से पवार साहब पॉलिटिकली एक्टिव है, उसके बाद इस मीटिंग का मतलब और भी गहरा हो जाता है। फिलहाल मीटिंग में आए लोगों को कहना है कि एजेंडा नहीं है। मीटिंग के सामने कोई तय एजेंडा है नहीं। इस मीटिंग का मकसद है विचार। राष्ट्रमंच आज से ही नहीं, जब भी पहले मिली है, एक ओपन एंडेड आधार पर वार्तालाप का फोरम है। उसमें राजनीतिक प्रतिनिधि अगर हो भी तो वो अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, वो अपनी व्यक्तिगत किरदार में वहाँ हैं, और उनका रोल ये है कि इस देश में जिसमें शास्त्रार्थ जैसी चीज है, मिलकर बातचीत हो, कुछ ऐसे समकालीन विषयों पर, कंटेम्पररी मैटर्स पे, करंट इश्यूज पे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे, जिससे एक आम राय बन सके कि आगे चलने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। मतलब आज नेतृत्व पर चर्चा नहीं हुई, नैरेटिव पर चर्चा हुई। हैरानी की बात तो ये है कि ये वही लोग बैठे हैं, वही लोग आए हैं जो नए नए नैरेटिव फैलाते हैं, नया डेटा लेकर आते हैं और बताते हैं कि क्या नैरेटिव रखना चाहिए और क्या सवाल उठाने चाहिए। बाहर एजेंडे से इनकार कर रहे हैं, लेकिन जब अंदर की बात बाहर आई तो मीटिंग का एजेंडा ही सामने आ गया। Country is going to face lots of challenges in the days to come, and if common man is aggrieved by the current central dispensation, we will be failing in our duties if we don't do anything. अब कई फ्रंट्स पे आज देश में लोगों की चीखों पुकार सुनने में आती है। गरीबी, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, ये वैक्सीन के मामले में मैच हो गया और कीमतें बढ़ रही है पेट्रोल की 150 के साथ। वो ये है कि इरोजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। पवार के दिमाग में सब कुछ क्लियर है, सारा फॉर्मूला तैयार है और प्लानिंग भी, जिसकी पहली तस्वीर 12 जून को नजर आ गई थी, जब बंगाल में ममता के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुंबई में 3 घंटे तक मुलाकात की और 21 जून को दिल्ली में 2 घंटे तक मुलाकात चली। शरद पवार के घर हुई इस बैठक की भूमिका मुंबई में तय कर दी गई, जब शरद पवार और प्रशांत किशोर आपस में मिले थे। इसके अलावा शरद पवार ने आज एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी ली, जिसमें उन्होंने 2024 के चुनावों पर चर्चा की। और इस बैठक को शरद पवार की उन कोशिशों से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें वो राजनीतिक माहौल को भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी विरोधियों को एक साथ किया जाए, जिसके केंद्र बिंदु में शरद पवार हों। शरद पवार पहले भी ऐसी कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन वहां राजनीतिक हित टकराते दिखाई दिए थे। लेकिन अब की बार राजनीतिक हितों की चर्चा बाद में होगी, पहले मुद्दों के जरिए माहौल भांपने की कोशिश है। इस मुलाकात के बाद ही पवार क्या करने वाले हैं उसका अंदाजा लग गया था, और आज राष्ट्रमंच के बैनर तले एंटी मोदी मोर्चे की मीटिंग का मतलब क्या है? कहने के लिए राष्ट्रीय मंच की यह बैठक वैचारिक थी,
लेकिन राजनेता और ये हस्तियां 2.5 घंटे तक मिले तो इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ये बैठक शुद्ध राजनीतिक थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ऑल्टरनेट विजन दिया जाएगा, यानी मोदी के विकल्प के लिए पहले विजन क्या हो इस बात पर सहमति बनाने की कोशिशें। इस तरह के संयुक्त मोर्चा बनाने की कोशिशें पहले भी हुई हैं, लेकिन वो अहम के टकराव के चलते बिखर गई। लेकिन अब की बार की कोशिशों में राजनीतिक लक्ष्य को पीछे रखते हुए पहली कोशिश ये है कि मोदी विरोध के लिए एक रणनीति होनी चाहिए और विरोध के साथ साथ एक वैकल्पिक विजन भी पेश किया जाए, ताकि राजनीतिक हितों पर बाद में चर्चा हो सके, लेकिन कम से कम पहले यह तो तय हो कि मोदी का विरोध करना है तो कैसे करना है और किन मुद्दों पर करना है। मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाना आसान नहीं है। शरद पवार के लिए कई मुश्किल है। मसलन मीटिंग में कांग्रेस नहीं आई, शिवसेना गायब थी। मोदी के खिलाफ मोर्चा बना तो नेता कौन होगा? क्या कांग्रेस के बिना मोदी से लड़ा जा सकता है? तीसरे मोर्चे में ममता बनर्जी किस रोल में रहेंगी? क्या शरद पवार सिर्फ किंग मेकर ही रहेंगे? दूसरे नंबर पर कांग्रेस किसी और को स्वीकार नहीं करेगी। राहुल गांधी से भी इस मीटिंग के बारे में पूछा गया। I would also like to add, since it is a very active political, it's a day of hectic political activity in the capital. Mr. Sharad Pawar has convened a meeting of a number of opposition leaders and people. So I would just like if you could react on that also. My request. Okay, on the political aspect, my intention here is to bring focus on COVID. My intention here is to point clearly in the direction of where we think the government should act on COVID. And so I'm not going to distract you or myself by getting into, what is going on in the politics and what is going on here and there. There is a time and place for that discussion, and I'm happy to talk to you at that time. कांग्रेस जानती है कि इस मोर्चे का क्या मकसद है। लड़ाई आसान नहीं है, लड़ाई सियासी अस्तित्व की है। ये प्रचार हो रहा है कि ये एक राजनीतिक बड़ा कदम उठाया जा रहा है शरद पवार साहब के जरिए, और जिसमें कांग्रेस को अलग थलग छोड़ दिया गया है। ये बात भी गलत है। न तो राजनीतिक दृष्टि से कोई डिस्क्रिमिनेशन या कोई एक्सक्लूजन हुआ है। हमने उन मेंबरों को बुलाया है जो उस किस्म के हमारी आइडियोलॉजी जो है राष्ट्रमंच की, उसको सब्सक्राइब करते हैं, तो जिसमें सभी राजनीतिक पक्षों के लोग आ सकते हैं। इसमें कोई राजनीतिक मतभेद नहीं था। तीसरी बात, ये भी खुलासा आवश्यक है, कांग्रेस के भी मेंबरों को इसमें निमंत्रण मैंने खुद दिया है। मैं 5 कांग्रेस के एमपी के नाम दे सकता हूं, जिनमें विवेक तन्खा जी, मनीष तिवारी जी, कपिल सिब्बल जी, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी। मगर कुछ लोगों की तो जेन्युइन डिफ़िकल्टी उन्होंने हमसे कही कि भाई मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, मगर हमें आप अपने साथ समझिए। इस तरह के हमें मैसेजेस आए हैं। तो ये कोई कांग्रेस का बाइकॉट या कांग्रेस को अलग रखने के लिए एक कोई बड़ा गठबंधन बन रहा है, इस तरह का विचार जो चल रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। शरद पवार चाहे जितने बड़े और चर्चित नाम हो, लेकिन उनके बारे में एक राजनीतिक सच्चाई ये भी है कि वो खुद पूरे महाराष्ट्र के स्वीकार्य नेता नहीं। चाहे जब वो कांग्रेस में थे या फिर एनसीपी जब उन्होंने बनाई, महाराष्ट्र के कुछ जिलों में ही उनका प्रभुत्व रहा है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में अपनी ताकत रखने वाले शरद पवार जब पूरे महाराष्ट्र के नेता नहीं बन सके, तो भला देश के नेता मोदी को कितना रोक पाएंगे। एक दूसरी बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी के साथ यह है कि कम से कम चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उसके अलावा किसी और को नेता के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाए। सूत्र ये बताते हैं कि नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी के बीच जब बातचीत चल रही थी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, तो वो बातचीत इसीलिए टूटी कि नीतीश कुमार ये चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी उन्हें विपक्ष के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करे। राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव को सीधे सीधे नकार दिया। जाहिर है कांग्रेस की स्थिति आज भी नहीं बदली है। गुजरात के पाटन में आज बाढ़ में एक बाइक सवार फंस गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें बस 4 मिनट के ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।